इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। उर्दू और संस्कृत विद्यालयों में छुट्टी को लेकर उपेंद्र कुशवाहा के ट्वीट के बाद बिहार में राजनीतिक गलियारों में सियासत तेज। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस का भतीजे चिराग पासवान के प्रति छल का दर्द। एडीजी के औचक निरीक्षण से थाने में मचा हड़कंप, गुड पुलिसिंग को लेकर कवायद तेज। बिहार में मानसून के कमजोर पड़ने से किसान हुए निराश, कई जिलों में सुखाड़ की स्थिति। और विश्व बाघ दिवस आज, पटना जू में 4 बाघ शावकों का हुआ नामकरण। अब समाचार विस्तार से। उर्दू और संस्कृत विद्यालयों में छुट्टी को लेकर उपेंद्र कुशवाहा के ट्वीट के बाद से बिहार में आरोप प्रत्यारोप के बीच सियासत तेज हो गई है। इस मामले में सभी राजनीतिक दलों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी है। राजद ने कहा कि ऐसे बयान देश की गंगा जमनी तहजीब को बिगाड़ रही है। जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट कर कहा था कि उर्दू विद्यालयों में शुक्रवार को और संस्कृत महाविद्यालयों में प्रतिपदा और अष्टमी को छुट्टी रहती है। नहीं मालूम तो कैलेंडर का अवलोकन करिए और ज्ञान बढ़ाइए। उपेंद्र कुशवाहा के ट्वीट पर बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने हमलावर होते हुए कहा कि विद्यालय की एक ऐसी जगह है जहां से ज्ञान की शुरुआत होती है। इन जगहों पर भी यदि धार्मिक आधार पर कार्य होगा तो देश को खंडित करने से कोई नहीं बचा पाएगा। कितने भी बड़े नेता अपने वोट के लिए प्रवचन करें, कोई लाभ नहीं होने वाला। तरीके से हमारे देश में एक संविधान है, उसी तरीके से सरकार द्वारा विद्यालयों में छुट्टी का एक दिन तय होना चाहिए। उर्दू का विद्यालय हो या संस्कृत का विद्यालय हो, दोनों बिहार सरकार के नियम के अनुसार चलना चाहिए। यह नहीं कि धर्म के आधार पर छुट्टियां होनी चाहिए। यह देश में एक निशान, एक विधान और एक संविधान होना चाहिए और उसी के तहत विद्यालय चलना चाहिए। विद्यालय पहला ज्ञान का पाठ होता है और वहीं से हम धार्मिक आधार का भेदभाव जब चालू करेंगे तो इस देश को खंडित होने से कोई नहीं बचा सकता है। चाहे कितना हो भी बड़ा नेता अपने वोट के लिए प्रवचन कर रहे हो, यह ठीक नहीं है। इस देश में एक ही दिन सरकार का नियम होना चाहिए। इस देश के सभी नागरिक को, सभी धर्मावलंबी के स्कूलों को एक नियम से चलना चाहिए और जो प्रवचन छाट रहे हैं उनको समझ में आना चाहिए कि विश्वविद्यालय के नियम से कॉलेज चलती है और सरकार, बिहार सरकार के नियम से स्कूल चलती है, राज्य सरकार के नियमों से स्कूल चलती है। तो इस पर ध्यान रखना चाहिए और इस देश रहेगा तो बहुत वोट की राजनीति कर लेंगे। इसलिए इस देश में सभी के लिए कानून एक होना चाहिए, चाहे वो संस्कृत विद्यालय हो, चाहे उर्दू विद्यालय हो, चाहे वो किसी भी धर्म का विद्यालय हो। धार्मिक आधार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। वहीं इस मामले में सियासत तेज हो गई है। जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष ने जो बात कही वो बिल्कुल सही है। इस मामले पर किसी को बयान देने से पहले पूरी जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए। बेवजह विवाद नहीं खड़ा करना चाहिए। इस पूरे मामले पर हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता, संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने बड़ी स्पष्टता के साथ अपनी बात को कहा है। उर्दू विद्यालयों में छुट्टी का मुद्दा वाकई जरूरी है या विवाद खड़ा करने की कोशिश है? उर्दू विद्यालयों में शुक्रवार के दिन छुट्टी होती है। संस्कृत विश्वविद्यालयों में प्रत्येक माह की प्रतिपदा और अष्टमी को छुट्टी होती है। विश्वास न हो तो कैलेंडर उठाकर देख सकते हैं। सिर्फ बयानबाजी करनी है, विवाद खड़ा करना है तो और बात है। नेताओं को इससे बचना चाहिए और कोशिश होनी चाहिए कि सच्चाई बताकर तिरंगे का मान बढ़ाया जाए। वहीं कांग्रेस ने उपेंद्र कुशवाहा के ट्वीट पर तंज कसते हुए कहा कि जब रविवार को छुट्टी दी जाती है तो फिर किसी और दिन क्यों? धार्मिक आधार पर छुट्टी दी जाएगी तो सभी धर्म के लोग अलग अलग दिन छुट्टी की मांग करेंगे तो पढ़ाई कब होगी? देखिए, फिर एक गैर जरूरी विवाद के जरिए असली मुद्दों पर मिट्टी डालने की कोशिश हो रही है। पूरी दुनिया में रविवार को छुट्टी होती है
और धार्मिक आधार पर आप छुट्टियां देने लगिएगा तो भाई हिंदू कहेंगे मंगलवार को छुट्टी दीजिए, बुद्धिस्ट कहेंगे बुधवार को दीजिए, जैनिस्ट कहेंगे गुरुवार को दीजिए, सिख धर्म के लोग कहेंगे भाई हमको शनिवार को छुट्टी दीजिए, पारसी किसी और दिन मांग करेंगे। काम किस दिन होगा? इसलिए एक व्यवस्था बनी है कि भाई रविवार को छुट्टी होगी, रविवार को हर जगह छुट्टी हो, बाकी इस विवाद को बढ़ाकर जरूरी मुद्दों पर मिट्टी डालने की कोशिश न की जाए। वहीं राजद ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि गंगा जमुना तहजीब को बिगाड़ने की कोशिश बीजेपी कर रही है। बीजेपी सरकार में और मुख्य मुद्दा से लोगों को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। शिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहा है, नियुक्ति नहीं हो रही है, इन सब पर कोई सवाल नहीं उठ रहा। बीजेपी गंगा जमुनी तहजीब को बिगाड़ना चाहती है। कई वर्षों से कई विद्यालयों में ये व्यवस्था है कि शुक्रवार को छुट्टी दी जाती है साप्ताहिक। जब पढ़ने वाले पढ़ाने वालों को परेशानी नहीं है तो फिर इस पर राजनीति क्यों हो रही है? और आज क्यों बीजेपी को होश आया, वो सरकार में क्या कर रही है? सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी को शिक्षा व्यवस्था विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक का ठीक नहीं है। शिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहे हैं, इस पर बात नहीं करनी है, लेकिन उनको शुक्रवार और मंगलवार करके ये आपस में ही नफरत फैला रहे हैं। जब दिल ही टूट गया, नहीं हम कोई गाना नहीं गुनगुना रहे हैं, बल्कि मंत्री पशुपति कुमार पारस का दर्द बयां कर रहे हैं। हाजीपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने अपने भतीजे चिराग पासवान पर कुछ इसी अंदाज में हमला बोला। पशुपति कुमार पारस ने कहा कि दल तो टूटा है, दिल भी टूट गया, और जब दिल टूटता है तो वो फिर से नहीं जुड़ता। क्योंकि सबको पता था कि ये सरकारी बिल्डिंग है और वहाँ कोई मेंबर नहीं है, ये मकान खाली होगा, लुट कंट्रोल का मकान है, सबको पता था। फिर भी रातों रात मूर्ति वहाँ स्थापित किया गया और उस मूर्ति का अपमान हुआ, मूर्ति का अपमान हुआ, मूर्ति टूट गई। किसने तोड़ा? प्रशासन तोड़ा कि कौन तोड़ा मैं नहीं जानता हूँ। प्रेस मीडिया में नाम कमाने के लिए लोगों ने क्या किया। जब दिल ही टूट गया। हाजीपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने अपने भतीजे पर कुछ इसी अंदाज में हमला बोला। भतीजे चिराग पासवान पर गंभीर आरोप लगाते हुए पशुपति कुमार पारस ने कहा कि जब दिल टूट ही गया और जब दिल टूटता है तो फिर नहीं जुड़ता। चिराग से सवाल करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष से क्यों हटाया गया। अपना दर्द बताते हुए उन्होंने कहा कि रामविलास पासवान के जीते जी कभी तीनों भाइयों में कोई मतभेद नहीं हुआ, लेकिन उनके नहीं रहने पर भतीजे ने दिल तोड़ दिया। भतीजे चिराग पासवान को हाजीपुर से चुनाव लड़ने की चुनौती देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वो आए या उनकी मां चुनाव लड़े तो मैं एनडीए का उम्मीदवार हूं। देखते हैं चिराग किस दल से आते हैं, लेकिन किसी भी दल से आए जनता फैसला करेगी। हाजीपुर पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री ने सबसे पहले चिराग पासवान द्वारा स्थापित किए गए रामविलास की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उसके बाद सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रामविलास पासवान को अपमानित करने का आरोप चिराग पासवान पर लगाया। उन्होंने कहा कि 3 जगहों पर रामविलास पासवान की प्रतिमा आनन फानन में लगा दी गई, लेकिन कहीं शेड नहीं है तो कहीं प्रतिमा क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। उन्होंने ऐलान किया कि हाजीपुर में लगे प्रतिमा के ऊपर शेड लगवाने में जितना पैसा लगेगा वो अपने वेतन से देंगे और प्रतिमा पर शेड लगवाया जाएगा। 3 जगह लगाया गया, एक लगाया गया 12 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 12 जनपद, क्योंकि सबको पता था कि ये सरकारी बिल्डिंग है और वहाँ कोई मेंबर नहीं है, ये मकान खाली होगा, लुट कंट्रोल का मकान है, सबको पता था। फिर भी रातों रात मूर्ति वहाँ स्थापित किया गया और उस मूर्ति का अपमान हुआ, उस मूर्ति का अपमान हुआ, मूर्ति टूट गई। किसने तोड़ा? प्रशासन तोड़ा कि कौन तोड़ा मैं नहीं जानता हूँ। प्रेस मीडिया में नाम कमाने के लिए लोगों ने क्या किया, करोड़ों की संपत्ति थी 12 जनपद में, रात में ट्रक पर सामान लोड होकर चला गया और एक फूटा हुआ मूर्ति पासवान जी का, मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का और अम्बेडकर साहब को रोड पर रख दिया गया कि प्रेस मीडिया देखे और कहा कि हमारे पिताजी का अपमान हुआ। तो सब लोग देखे, लेकिन अपमान हुआ तो करोड़ों की संपत्ति प्रशासन क्यों उठा दिया। दूसरा, मोकामा में ताल में जाकर के रातों रात मूर्ति स्थापित की गई, वहाँ भी सेफ नहीं है, वहाँ भी कुछ नहीं है। हाँ, और तीसरा हाजीपुर। कुल मिला के देखिए, मैं पासवान जी हमारे बड़े भाई थे, पूरे बिहार की जनता जानती है, आप लोग भी जानते हैं। हमारे तीनों भाई में
कितनी मित्रता थी। 70 वर्ष मेरा उम्र हुआ है। 70 वर्ष की उम्र में आज तक हमारी तीनों भाई में कभी न मनभेद हुआ, न मतभेद हुआ, न कुछ नहीं हुआ। जब तक पासवान जी जीवित रहे, जब तक रामदत्ता पासवान जीवित रहे, हम तीनों भाई खुशहाल उदाहरण है। और आज क्या कारण है कि बड़े भैया नहीं हैं, छोटे भैया नहीं हैं, उसको अकेले समझ करके आउट कर दिया। हम क्या चोर थे कि डकैत थे कि बेईमान है, क्या को प्रदेश अध्यक्ष से क्यों हटाए? जो दल तो टूटा ही, दल टूटा तो दल टूट सकता है, लेकिन दिल टूटने के बाद दिल नहीं जुटता है। जान लीजिए, हमारा परिवार टूट गया, दल टूट गया, दिल टूट गया। और इतना ही नहीं हुआ कि पासवान जी की जितनी संपत्ति थी, संपत्ति का बंदरबाट हो गया। बिहार में गुड पुलिसिंग को लेकर वरीय पुलिस अधिकारियों द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों में थानों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है। इसी कड़ी में रोहतास के डेहरी थाने में एडीजी बिहार एनके आजाद ने औचक निरीक्षण किया। एडीजी के थाने के निरीक्षण के दौरान मौजूद पुलिस अधिकारियों और कर्मियों में हड़कंप मच गया। बिहार के रोहतास में आज पुलिस हेडक्वार्टर के निर्देश पर एडीजी बिहार एनके आजाद जिले के डेहरी पहुंचे, जहां उन्होंने डेहरी थाने का औचक निरीक्षण किया। बिहार के बड़े पुलिस अधिकारी के द्वारा डेहरी थाने के निरीक्षण को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं एडीजी के थाने के निरीक्षण के दौरान मौजूद पुलिस अधिकारियों और कर्मियों में हड़कंप मच गया। दरअसल डेहरी थाने पहुंचे एडीजी का गार्ड ऑफ ऑनर दी गई। इस दौरान शाहबाद प्रक्षेत्र के डीआईजी छतनील सिंह, रोहतास के एसपी आशीष भारती, एएसपी नवजोत सिम्मी भी मौजूद थी। एडीजी ने मीडिया को बताया कि पुलिस हेडक्वार्टर से मिले निर्देश पर बेहतर पुलिसिंग को लेकर जिले के महत्वपूर्ण थानों का विजिट किया जा रहा है, ताकि अच्छे पुलिसिंग को अंजाम दिया जा सके। इस संबंध में जिले के सभी थानों में सीनियर अफसरों के द्वारा विजिट किया जाता है। आज इसी क्रम में डेहरी थाने का भी औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान लंबित पड़े मामलों की समीक्षा की गई, साथ ही गुणात्मक रूप से केस का अनुसंधान हो, इस बाबत निर्देश भी दिए गए। उन्होंने बताया कि अवैध शराब और अवैध बालू खनन के खिलाफ भी छापेमारी अभियान चलाकर पुलिस अधिकारियों को सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं मैन पावर का किस तरह से उपयोग किया जाए ताकि जनता को लाभ दिया जा सके, इस बाबत भी निर्देश जारी किए गए हैं। क्वार्टर से पुलिसिंग को और अच्छे कैसे किए जाए, उसके लिए सीनियर ऑफिसर्स ज़िले में और ज़िले के बाद पुलिस स्टेशन का भी विजिट करते हैं, ताकि एक अच्छे पुलिसिंग को हम अंजाम दे सकें। और हमारा काम करने का जो तौर तरीका है उस पर भी हम लोग रिव्यू करने के लिए आते हैं। उसी दौरान उसी कड़ी में यह मेरा एक विजिट था। सर, किस तरह के अहम निर्देश दिए गए हैं? यहाँ पर है कि गुणात्मक रूप से जो कांड का अनुसंधान हो रहा है उसमें अच्छा किया जाए और साइंटिफिक जो एविडेंसेज है उसको कलेक्ट किया जाए। उसके बाद जो हमारे पास पेंडिंग जो केसेस हैं उसको द्रुत गति से हम लोग कैसे इसका डिस्पोजल कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोगों ने इसका डायरेक्शन दिया। और जो मैन पावर ऑडिटिंग, मैन पावर किस तरह बढ़े, ठीक ढंग से उपयोग किया जाए तो पुलिसिंग में इसका लाभ हो और जनता इससे लाभ पहुँचे जनता का, इस तरह हम लोग ने निर्देश दिया। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ
रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बिहार में आशा के अनुरूप बारिश नहीं होने के कारण कई जिलों में सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मॉनसून के कमजोर पड़ जाने से किसानों में हताशा देखने को मिल रही है। किसानों की मांग है कि ऐसे जिलों को सूखाग्रस्त जिला घोषित किया जाए ताकि किसानों को सरकार द्वारा राहत पहुंचाई जा सके। खगड़िया में भी इन दिनों किसान परेशान हैं। बारिश नहीं होने से धान की खेती प्रभावित हो गई है। किसान जरूरत के मुताबिक धान की फसल में पानी नहीं दे पा रहे हैं। वाटर पंप सेट से सिंचाई करते हैं, उन्हें अधिक खर्च करना पड़ता है, जो उनकी खेती के बजट को प्रभावित कर रहा है। जुलाई महीना बीतने को है, बावजूद बारिश अपेक्षा के अनुकूल नहीं हुई है, जिससे सुखाड़ की प्रबल संभावना बन गई है। लिहाजा स्थानीय किसान सुखाड़ जिला घोषित करने और खरीफ फसल पर अनुदान देने की राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं। पंपिंग सेट से पानी पटाने में 200 रुपये घंटा लगता है और किसान बहुत परेशान है कि सरकार जो है सो इस पर कोई ध्यान नहीं देता है, मदद नहीं करता है और किसान को बहुत परेशानी में है। सुखाड़ घोषित करे या नहीं तो डीजल में अनुदान दे। परेशानी यही है कि हमने जैसा लगभग 2 एकड़ में जैसे धान लगाया था, बारिश नहीं होने के कारण जैसा फसल बर्बाद होने के कगार पे है। उसमें जैसे हम पटवन के माध्यम से, डीजल पंपिंग सेट के माध्यम से हम जैसे पानी दे रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा पानी लग रहा है और लगभग 200-225 रुपया पर घंटा जैसा उसका बिल आ रहा है। तो हम लोग को बहुत नुकसान हो रहा है बारिश नहीं होने के कारण। घोषित किया जाए। जिलाधिकारी से यही मांग है कि इस पर जैसे ध्यान दें और जैसे बारिश नहीं होने के कारण जैसे जिले भर का जैसे मुआयना करके कम से कम इस जगह को जैसे सुखाड़ घोषित किया जाए और सुखाड़ नहीं घोषित हो सके तो कम से कम डीजल अनुदान के लिए जैसे कुछ ठोस। आज विश्व बाघ दिवस है। इस अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में 4 बाघ शावकों का नामकरण भी किया गया, जिसमें 3 नर और 1 मादा शावक शामिल है। बिहार में एकमात्र वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के अलावा और भी टाइगर रिजर्व बिहार में खोले जाएंगे। विश्व भर में घट रही बाघों की संख्या एक चिंता का विषय बन गई थी। लिहाजा बाघों की आबादी में धीरे धीरे गिरावट के बारे में जागरूकता बढ़ाने और बाघ संरक्षण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस या विश्व बाघ दिवस हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की स्थापना 2010 में रूस में सेंट पीटर्सन टाइगर समिट में की गई थी, जिसमें बाघ आबादी वाले देशों की सरकारों ने 2020 तक बाघों की आबादी को दोगुना करने का संकल्प लिया। विश्व वन्य जीव कोष WWF के अनुसार दुनिया भर में लगभग 3,900 बाघ जंगलों में रहते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत के बाद से दुनिया की 95% से अधिक बाघ आबादी हो चुकी है। WWF की एक रिपोर्ट की माने तो लगभग 100 साल पहले ग्रह पर घूमने वाले 1 लाख से अधिक बाघ रहे होंगे। बात अगर भारत देश की करें तो देश के 20 राज्यों में कुल 2,967 बाघ है। इनमें से 1,492 बाघ मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तराखंड में हैं। यानी सिर्फ 3 राज्यों में ही देश में बाघों की कुल आबादी के 50% से ज़्यादा बाघ रहते हैं। वहीं बिहार के पश्चिम चंपारण स्थित वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या तेजी से बढ़कर 40 से अधिक हो गई है। 990 वर्ग किलोमीटर में फैले प्रदेश के इकलौते टाइगर रिजर्व में 9 साल में बाघों की संख्या 5 गुनी हुई। 2010 के सर्वे में 8 बाघ मिले थे। वन विभाग की माने तो देहरादून स्थित वन अनुसंधान संस्थान द्वारा हर साल पर देश के टाइगर रिजर्व का सर्वे किया जाता है। आपको बता दें कि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व 1978 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से जाना जाता था, जिसको 1994 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया और उसका नाम वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व पड़ा। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में आज विश्व बाघ दिवस के अवसर पर पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में कुछ महीने पहले जन्मे बाघ शावकों के नामकरण किया गया। वन एवं पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार बबलू ने 4 नए बाघ शावकों का नामकरण किया।
इसमें विक्रम, मगध, केसरी, 3 नर और एक मादा का नाम रानी रखा गया। खुद मंत्री नीरज कुमार बबलू ने जानकारी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद बाघों का नामकरण किया गया है। वहीं बिहार में काफ़ी संख्या में बाघ मिले हैं। उन्होंने कहा कि बाघ के संरक्षण को लेकर काफ़ी काम किया जा रहा है। कैमूर में भी बाघ देखे गए हैं। वहीं अब बिहार के बक्सर में भी टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है। आज विश्व बाघ दिवस है। इस अवसर पर बिहार में के लिए खुशखबरी है कि हमारे जू में पिछले 2 महीने में एक बाघिन ने 4 बच्चे को जन्म दिया। जो चारों बच्चा अभी तक हमारे पास पूरी तरह अच्छे कंडीशन में है, लाइव है। ये हमारे लिए खुशखबरी है। इसका माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा नाम भेजा गया है, जिसका नाम है मगध है, केसरी है, विक्रम है और एक रानी है। ये 4 नाम दिया गया है। हम लोगों ने आज इसको डिस्प्ले में लाया है, आज से लोगों के लिए हवाले किया गया है। ये बिहार के लिए खुशखबरी है। वैसे पूरे देश में बाघों की अच्छी संख्या है और पूरे देश में बाघों की अच्छी संख्या है और विश्व का 70% बाघ हमारे ही देश में, हिंदुस्तान में है। ये हम लोगों के लिए खुशखबरी की बात है। सर, इसमें नर कितना है, मादा कितना है? 3 नर है, 1 मादा है। जिस मादे का नाम रानी रखा गया, वो 3 नर है। 3 नर। तो राज्य में बात की जाए तो कितनी संख्या नीचे यहाँ? राज्य में बाघों की संख्या अच्छी है। पिछले सेंसस जब हुआ था 2018 में हुआ था तो 31 का आंकड़ा है और 4 साल बाद अभी सेंसस चालू है और मुझे लगता है कि इसी साल में इसका काउंटिंग क्लियर हो जाएगा। तो लगभग हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि 45 के आसपास संख्या हो चुकी है और अच्छी संख्या है। ये अच्छा ग्रोथ कर रहा है। VTR में ये सारा उसका संरक्षण अच्छे से किया जा रहा है, जिसके वजह से संख्या बढ़ते जा रही है बिहार। कैमूर में VTR बनाने की योजना है। कैमूर में भी एक बार बाघ देखा गया था। वहाँ भी टाइगर रिजर्व बनाने का बात चल रहा है। सहमति भी मिल चुकी है और आने वाले दिन में मुझे लगता है कि वहाँ भी एक टाइगर रिजर्व हो जाएगा तो वहाँ भी बाघों की संख्या धीरे धीरे बढ़ेगी बिहार में। संरक्षण को लेकर के और भी कोई योजना बन रहा है? संरक्षण को लेकर के काफ़ी योजनाएं चल रही है। जो बाघ को कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, उसके अधिवास में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ग्रासलैंड डेवलप किया जा रहा है VTR में। और जो शिकार होता था उस पर काफ़ी प्रतिबंध लगा हुआ है, कहीं कोई शिकार नहीं हो रहा है और पूरी तरह निगरानी रखी जा रही है। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ जो 4 बच्चे हैं, ये भी एक चमत्कार है, क्योंकि एक जब नई बाघिन बच्चा देती है और 4-5 बच्चा होता है तो बड़ा मुश्किल से 1-2 बच पाता है और यहाँ 4 का 4 बचा हुआ। ये हमारे लिए उपलब्धि है कि अच्छे से यहाँ मेंटेनेंस अच्छा से हो रहा है। यहाँ के अधिकारी जो है, कर्मचारी, सबको हम धन्यवाद देते हैं कि चारों बच्चों को बचाने का काम किया। इसके लिए यहाँ के लोग भी धन्यवाद के पात्र। बहरहाल बाघों के संरक्षण के लिए लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, वरना बाघों की प्रजाति पूरी तरह विलुप्त हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। उर्दू और संस्कृत विद्यालयों में छुट्टी को लेकर उपेंद्र कुशवाहा के ट्वीट के बाद बिहार में राजनीतिक गलियारों में सियासत तेज। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस का भतीजे चिराग पासवान के प्रति छलका दर्द। एडीजी के औचक निरीक्षण से थाने में मचा हड़कंप, गुड पुलिसिंग को लेकर कवायद तेज। बिहार में मानसून के कमजोर पड़ने से किसान हुए निराश, कई जिलों में सुखाड़ की स्थिति। और विश्व बाघ दिवस आज, पटना जू में 4 बाघ शावकों का हुआ नामकरण। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।